नमस्कार भाइयों, आज हम नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने हैं। और अब तक हमने जो वीडियो डाली है, आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने हैं और वो विषय है वैधता और सत्ता। शक्ति के विषय में हम पहले बात कर चुके हैं और शक्ति, सत्ता, वैधता ये पाठ का नाम है, राजस्थान बोर्ड के दूसरे पाठ का नाम है। तो शक्ति के विषय में पहले बात कर चुके हैं और अब हमें बात करनी है वैधता के विषय में। वैधता क्या है? वैधता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस शब्द से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ होता है लॉफुल या तर्कपूर्ण। अतः जो तर्कपूर्ण व्यवस्था है वही वैधता है। तर्कपूर्ण अब किस प्रकार से है कि जनता उसको स्वीकार कर ले। जहां तक हम प्राचीन या मध्यकाल की बात करते हैं तो प्राचीन और मध्यकाल में दैवीय सिद्धांत प्रभावी था। अतः यह माना जाता था कि राज्य का निर्माण ईश्वर द्वारा या दैवीय शक्ति द्वारा किया गया है। तो राजा ईश्वर का या दिव्य शक्ति का प्रतिनिधि माना जाता था और उसके आदेशों की पालना ईश्वर के आदेशों की पालना के समान मानी जाती थी। ईश्वर के आदेशों की पालना के रूप में ही राजा के आदेशों की पालना की जाती थी और यही माना जाता था कि राजा के आदेशों की अवहेलना ईश्वर के आदेशों की अवहेलना है। अतः प्राचीन काल और मध्यकाल में इस दिव्य शक्ति सिद्धांत का अत्यधिक प्रभाव रहा और इसी काल में जहाँ तक है भारतीय साहित्य में, चाहे मनुस्मृति हो, कौटिल्य हो या अन्य नीतिसार हैं वो हों, शुक्र नीतिसार हो, तो उनमें भी ये देखा गया है कि अधिकांश जो भारतीय साहित्य है वो वर्णाश्रम व्यवस्था को ही सहयोग देता हुआ दिखाई देता है कि उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि किसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो अधिकार प्राप्त किए गए हैं उनको जनता स्वीकार करे और उनको जो अधिकार वर्णाश्रम व्यवस्था के आधार पर उच्च वर्ग को प्राप्त हुए हैं वो उसी प्रकार बने रहें और आगामी भविष्य तक चलते रहें। चाहे वो मनुस्मृति हो, कौटिल्य हो, शुक्र नीतिसार हो, ये इन ग्रंथों को पढ़ने पर ऐसा दिखाई देता है कि उनका उद्देश्य सिर्फ वर्णाश्रम व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना ही था। और यहाँ तक कुछ आधुनिक विद्वानों के अनुसार भी ऐसा देखा गया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में या आधुनिक विचारधारा के आधार पर दिव्य शक्ति या ईश्वरीय राज्य के निर्माण की कल्पना को स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि वर्तमान में जो वैधता है वो माना जाता है जन सहमति के आधार पर। इसके मुख्य रूप से विचारक या प्रतिपादक विचारक रहे हैं वे हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, जो सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कि उन्होंने ये जनता के सामने कहा या जनता के सामने ये रखा कि राज्य ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि जन सहमति या जनता की इच्छा के आधार पर ही राज्य का निर्माण हुआ है, बल्कि ईश्वर द्वारा राज्य का निर्माण नहीं किया गया है। उन्होंने सामाजिक समझौते के आधार पर ये प्रतिपादित करने का प्रयास किया और वर्तमान तक हम ये मानते हैं कि राज्य ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है और ईश्वरीय आदेश से निर्मित नहीं हुआ है, बल्कि राज्य जन सहमति के आधार पर निर्मित हुआ है। और जब तक जन सहमति प्राप्त है, जनता की सहमति प्राप्त है, तब तक ही राज्य अस्तित्व में है। तो जब तक जनता की सहमति राज्य को प्राप्त है तब तक वह राज्य अस्तित्व में बना रहेगा।
लेकिन जैसे ही जनता की सहमति उस राज्य से या किसी कानून विशेष से या कुछ व्यवस्था विशेष से दूर हटती है तो वह व्यवस्था भी समाप्त हो जाती है। अब इस वैधता के कुछ साधन भी निर्धारित किए गए हैं जिनके आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि वैधता है या नहीं है, या कम हो रही है या अधिक हो रही है। उनमें महत्वपूर्ण है मतदान, चुनाव प्रणाली, जिसके आधार पर हम व्यवस्था के वैधता की जांच करते हैं। हालांकि कुछ समय पहले ईवीएम पर उठाए गए विवाद से हमारी चुनाव प्रणाली पर भी वैधता का संकट स्पष्ट दिखाई देने लगा। इसके अलावा जनमत संग्रह, संचार के साधन, जन सहभागिता, ये मुख्य रूप से वैधता के साधन हैं। इनसे ये अंदाज लगाया जा सकता है या ये स्पष्ट किया जा सकता है कि अमुक व्यवस्था के प्रति वैधता कम हो रही है या बढ़ रही है, या स्थिर बनी हुई है, या ठीक है या कमजोर है। ये स्थिति इन साधनों के माध्यम से हम जान सकते हैं। अब तक हमने देखा कि वैधता शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करती है। जब तक शक्ति को वैधता का सहयोग नहीं मिलता तब तक वो सत्ता का निर्माण नहीं कर पाती। अतः हम ये कह सकते हैं कि शक्ति में जब वैधता जुड़ जाती है तो वह सत्ता का रूप धारण कर लेती है। अक्सर देखा गया है कोई भी विचारधारा हो, जैसे कांग्रेस में शुरुआती समय पर उदारवादी और उग्रवादी दो विचारधाराओं के आधार पर विभाजन हुआ। उसका कारण भी वैधता ही था, अतः जन सहमति था। किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत जब नए विचार आ रहे हैं उनको उस व्यवस्था के व्यक्ति स्वीकार कर लेते हैं तो वैधता बढ़ जाती है, और यदि स्वीकार नहीं करते तो वैधता के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। अब या तो वो व्यवस्था ही समाप्त कर दी जाए या व्यवस्था पर परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला जाए जिससे जनता की सहमति प्राप्त हो सके। जैसे कांग्रेस में विभाजन हो गया, अतः कांग्रेस के व्यक्तियों ने वह स्वीकार नहीं किया तो उग्रपंथियों ने अपना अलग विचारधारा के आधार पर गुट का निर्माण कर लिया। लेकिन बाद में जब उनको भी स्वीकार कर लिया गया तो वो भी समाहित हो गए और कांग्रेस की जो वैधता है वो अधिक बढ़ने लगी। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में कुछ देशों में लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हो गईं, लेकिन कुछ समय बाद ही वे समाप्त हो गई, या वह अधिनायक शासन स्थापित हो गया, या तख्ता पलट हो गया, सैनिक शासन स्थापित हो गया, तानाशाही शासन स्थापित हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है उसमें जो नवीन परिवर्तन हुए उनको यदि स्वीकार कर लिया जाए तो वैधता बढ़ जाती है, और यदि उनको में स्वीकार नहीं किया जाए तो वैधता के लिए संकट उत्पन्न होने लगता है। और अब हम बात करेंगे सत्ता के विषय में। सत्ता क्या है? ऑथोरिटी। जहां तक है अब तक के अधिकांश अनुभवों में हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा शक्ति रहती है, लेकिन वर्तमान में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार राजनीति विज्ञान की मूल विषय अब शक्ति से हटकर सत्ता की तरफ केंद्रित होती जा रही है। हालांकि
शक्ति और सत्ता में विशेष बड़ा अंतर नहीं है, और यह अंतर है तो सिर्फ वैधता। यदि हम इस प्रकार से कहें कि शक्ति में वैधता मिलने पर सत्ता का निर्माण हो जाता है। शक्तिशाली के व्यक्ति के आदेशों की हम जब पालना करते हैं तो उसका कारण सिर्फ भय होता है, अतः शक्ति होता है कि शक्ति के कारण ही हम उसके आदेशों की पालना करते हैं। लेकिन जब ये लगने लगे कि अमुक शक्ति द्वारा या अमुक व्यक्ति द्वारा दिए गए आदेश उचित हैं, सही हैं, तब हम उन्हें तो आदेशों की पालना करते हैं तो वह सत्ता कहलाता है। अतः जिसमें जन सहमति शामिल हो, तर्कपूर्णता शामिल हो, व्यवस्थित हो, उसी शक्ति को हम सत्ता कहेंगे। जैसे हमसे कोई व्यक्ति जबरदस्ती कहे रोड पर चलते हुए कि रुको यहीं पर, और वो व्यक्ति शक्तिशाली है तो हमें डर की वजह से, भय की वजह से रोकना पड़ता है, उसका कारण सिर्फ शक्ति है। लेकिन जब एक पुलिस वाला वर्दी में आकर हमारे सामने खड़े होकर ये कहता है कि यहीं पर रुको, तो उसका ये अधिकार प्राप्त है, उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से जांच कर सकता है या चौराहे पर रोक सकता है कारणवश। तो ये दे रही उसकी सत्ता, क्योंकि उसमें कानूनी तर्कपूर्णता शामिल है। उसे कानूनी यह अधिकार प्राप्त है कि व्यक्तियों को वो एक साइड से रोककर दूसरे व्यक्तियों को वो पास कर सकता है। अब बात आती है कि सत्ता के आदेशों का हम पालन क्यों करते हैं। सत्ता के आदेशों के पालन के कुछ कारण बताए गए हैं। उनमें महत्वपूर्ण हैं विश्वास, एकरूपता, लोकहित और दबाव। जब हम विश्वास की बात कर रहे हैं तो हमें विश्वास सामान्यतः आदेश देने वाली शक्ति के प्रति जनता में या आदेश पालन करने वाले व्यक्ति में यह विश्वास होता है कि इसको ऐसा आदेश देने का अधिकार है, तो उसे शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती और उसके आदेशों की आसानी से पालना की जाती है। इसके बाद है एकरूपता। एकरूपता मुख्य रूप से विचारों में होती है। सामान्यतः यदि एक दबाव समूह के सर्वोच्च कमांडर द्वारा जिस प्रकार का आदेश दिया जाता है, उसके अनुयायियों द्वारा उस आदेश को पूरी तरह से मान लिया जाता है। लेकिन ऐसा ही आदेश यदि कोई उस दबाव समूह से बाहर का व्यक्ति दे तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता। इसका कारण विचारों में एकरूपता है, और इस विचारों में एकरूपता स्थापित करने के लिए ही सरकारें विभिन्न विचारधारा के आधार पर शासन का संचालन करती हैं, चाहे वो साम्यवादी हो, उदारवादी हो, पूंजीवाद हो। तो इन विभिन्न विचारधारा के आधार पर इसी कारण से शासन संस्थाएं स्थापित की जाती हैं कि देश में अधिक से अधिक विचारों में एकरूपता हो, जिससे कि आदेशों की पालना के लिए दबाव का उपयोग ना करना पड़े। सत्ता के आदेशों की पालना करने के लिए अगले जो बिंदु के रूप में हम बात करते हैं लोकहित। अतः जनता में ये विश्वास होता है, या यदि
जन कल्याण के लिए किए गए कार्य होते हैं, यदि उन कार्यों में जन कल्याण की भावना छिपी हुई होती है तो जनता उनका विरोध नहीं करती बल्कि उन्हें स्वीकार कर लेती है। और अंतिम साधन होता है दबाव या दमन। सामान्यतः अर्थव्यवस्था में कुछ व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं जो इनमें से किसी कारण से नहीं मानते और उनको अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए शक्ति का उपयोग करना पड़ता है और वो दमन या दबाव के माध्यम से आदेशों की पालना करते हैं। कुछ आदेश भी इस प्रकार से होते हैं जिनको जनता स्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन दबाव और दमन की वजह से वो स्वीकार करने पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे सत्ता के प्रकार। समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए। करिश्माई सत्ता, कानूनी या तर्कसंगत सत्ता और परंपरागत सत्ता। जहां तक परंपरागत सत्ता की बात है तो जो परंपराएं पहले से चली आ रही हैं, चाहे वो उचित हैं या अनुचित हैं, उनकी पालना सहज ही हो जाती है। और कुछ ऐसा भी देखा गया है कि जो परंपराएं हैं जो गलत हैं और व्यक्ति उनको गलत मानते भी हैं, लेकिन वो काफी लंबे समय से चली आ रही हैं, इसीलिए उनका पालन करते हैं। और मुख्य रूप से परिवार का जो मुखिया है उससे अपने परिवार में जो महत्वपूर्ण स्थिति या जो सत्ता प्राप्त है उसके आदेशों की सभी परिवारजन पालना करते हैं। इसका कारण भी परंपरागत सत्ता है। इसके अलावा विषय में ही या इसके समांतर हम ये भी कह सकते हैं कि समाज में या गांव में जो मुखिया या चौधरी होते हैं उनकी बातों को आज भी तवज्जो दिया जाता है या महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की जाती है। ये भी एक करिश्माई ये भी एक परंपरागत सत्ता का ही प्रकार है। इसके बाद की बात करेंगे हम करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता का मतलब है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत गुणों और प्रभाव के कारण इस प्रकार की सत्ता प्राप्त करता है जो करिश्माई सत्ता कहलाती है। अतः करिश्माई सत्ता के आधार पर जिस व्यक्ति का प्रभाव समाज में या जनता में जितना अधिक होता है वो बिना शक्ति के ही जनता उसके इशारे पर बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे सुभाष चंद्र बोस के कहने पर आजाद हिंद फौज का निर्माण हुआ और व्यक्तियों ने जो प्रवासी भारतीय थे उन्होंने अपने धन और अपने प्राणों को भी सुभाष चंद्र बोस या आजाद हिंद फौज के लिए समर्पित कर दिया था। या वर्तमान में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता में काफी प्रभाव प्राप्त है। इसी प्रकार महात्मा गांधी, अटल बिहारी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने करिश्माई सत्ता प्राप्त हुई। इसके बाद हम बात करेंगे कानूनी या तर्कगत सत्ता। कानूनी सत्ता का मतलब है कि पद के आधार पर या हम ये कहें कि तर्कपूर्ण जहां वैधता शामिल है, ऐसा
किसी व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति है और वो नियम अनुसार है, व्यवस्थित है, जैसे जो कार्य सरपंच को करने योग्य हैं, सरपंच को जो अधिकार प्राप्त हैं, उन कार्यों को मैं नहीं कर सकता, या एक शिक्षक को जो अधिकार प्राप्त हैं उनको एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। यदि किसी सामान्य व्यक्ति ने कोई विशेष कार्य करने के लिए आदेश दिया है तो हो सकता है हम उस कार्य को ना मानें, उस आदेश की स्वीकार ना करें, लेकिन वही आदेश यदि कलेक्टर ऑफिस से निकला हुआ है, क्योंकि उस पर कलेक्टर की मोहर लगी हुई है, सील लगी हुई है, अतः उसको स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि वो कानून के अनुसार व्यवस्थित है, उसको वो अधिकार प्राप्त है और वो अपने अधिकारों के आधार पर ही हमसे कार्य करवा सकता है, आदेश दे सकता है। अतः कानून के अनुसार तर्कपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से जो जिसको सत्ता प्राप्त है वो भी तर्कपूर्ण सत्ता के अंतर्गत आ जाता है। अब सत्ता पर कुछ प्रतिबंध भी स्थापित किए गए हैं या कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं या मान लिए गए हैं, जैसे परंपराएं या धार्मिक रिवाज, न्याय, प्राकृतिक न्याय या मूल अधिकार, ये सत्ता पर कुछ प्रतिबंध स्थापित किए गए हैं। अब हमने शक्ति के विषय में पहले बात की थी, सत्ता और वैधता के विषय में आज बात की है। शक्ति, सत्ता, वैधता प्रत्येक सभ्य समाज के लिए एक आवश्यक स्थिति होती है, और जहां शक्ति, सत्ता, वैधता में से एक भी नहीं है तो वो संगठित और सभ्य समाज का निर्माण नहीं कर सकता। अतः संगठित और सभ्य समाज का निर्माण करने के लिए शक्ति, सत्ता और वैधता तीनों का ही होना आवश्यक है। तो भाइयों, शायद शक्ति, सत्ता, वैधता समझ में आया होगा, और फिर भी यदि कहीं परेशानी है, समझने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में अवश्य लिखें। मैं कमेंट का समय रहते हुए समय पर निश्चित जवाब दूंगा। थैंक यू।